आज की ये कहानी एक ऐसी चोरी की कहानी जिसे इस सदी की सबसे बड़ी चोरी भी कहा जाता है। और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इस चोरी की कीमत निकाली गई, यानी इसमें कितने का सामान गायब हुआ और कितना कैश गायब हुआ, उसकी कीमत जो निकल कर सामने आती है वो कीमत 86 मिलियन पाउंड थी, यानी 86 मिलियन पाउंड। अगर हम इस 86 मिलियन पाउंड को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए बैठें तो इसमें काफ़ी वक्त निकल सकता है। लेकिन आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि यह चोरी कितनी बड़ी थी कि इन चोरों की पहचान बताने वालों के लिए जो इनाम रखा गया था वो इनाम इंडियन रुपीस में अगर कन्वर्ट किया जाए तो 250 करोड़ रुपए आते हैं। यानी जो भी शख्स इन चोरों की पहचान बताएगा उससे इंडियन रुपीस में 250 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और ये चोरी वर्ल्ड के बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक एयरपोर्ट पर होती है, लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट। आपने देखा होगा तमाम एयरपोर्ट में एक अलग एरिया होता है, एक अलग पोर्शन होता है जहां से कार्गो को एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भेजा जाता है, यानी कार्गो एरिया। एक पोर्शन जहां से यात्री एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं, एक दूसरा पोर्शन जहां से कार्गो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भेजे जाते हैं। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर भी एक कार्गो एरिया है, जिस कार्गो एरिया से अक्सर बहुत सी कीमती चीज एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भेजी जाती थी, जिसमें कभी डायमंड, कभी गोल्ड, कभी कैश, इस तरीके की चीजें हुआ करती थी। इसी लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के कार्गो एरिया में एक व्यक्ति सिक्योरिटी गार्ड था। इस व्यक्ति का नाम एंथनी ब्लैक था। इसकी एक गर्लफ्रेंड थी और उस गर्लफ्रेंड का एक भाई जो कि एक चोर था। जब उसे पता चलता है कि लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से काफ़ी कीमती चीज़ें एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भेजी जाती और वहाँ पर उसकी बहन का एक दोस्त सिक्योरिटी गार्ड, तो वो अपनी बहन के दोस्त से संपर्क करता है, उससे दोस्ती करता है। कुछ दिन दोस्ती के बाद वो उसे अपने कॉन्फिडेंस में लेता है और ये कहता है कि वो उसे उस वक्त ये इत्तला दे, जानकारी दे, जब उसके एयरपोर्ट से कोई कीमती चीज़ कहीं दूसरे मुल्क में भेजने के लिए कार्गो एरिया में आती हो, उसे वो ये बात बताए तो उस वक्त वो उस कार्गो को वहाँ से चुराएगा और चुराने के बाद हम लोग इसे आपस में बांट लेंगे। ये प्लानिंग करते हैं और इस प्लान में जो उस कार्गो एरिया का सिक्योरिटी गार्ड था एंथनी ब्लैक, वो भी शामिल हो जाता है और वो इस बात पे राज़ी हो जाता है कि ठीक है, जब भी कोई कीमती चीज़ यहाँ से कहीं भेजी जाएगी तो वो उसे बताएगा। इसी बीच उस एयरपोर्ट पर एक कार्गो आता है, जिस कार्गो में 3 मिलियन पाउंड कैश होते हैं और वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भेजना होता है। जैसे ही एंथनी ब्लैक को इसके बारे में पता चलता है, वो फ़ौरन इसकी इत्तला अपने गर्लफ्रेंड के भाई को देता है और ये बताता है कि इस तरीके से 3 मिलियन पाउंड का कार्गो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भेजने के लिए हमारे पास आया है और ये यहाँ पर रखा हुआ है। वो फ़ौरन तारीख तय करते हैं कि किस तारीख को ये चोरी करना है, क्योंकि उससे पहले ये चोरी करना है ताकि ये कार्गो यहीं पर मौजूद हो। इसे दूसरे मुल्क में भेजने से पहले हम लोग इस कार्गो को चुरा लें। और तारीख रखी जाती है 26 नवंबर 1983, यानी 26 नवंबर 1983। ये वो तारीख थी जिस तारीख को उस कार्गो को उस एयरपोर्ट के कार्गो एरिया से चुराना था। और एंथनी ब्लैक ने ये जानकारी अपने साले यानी अपनी गर्लफ्रेंड के भाई को दे रखी थी। और इधर जो साला था वो सारी प्लानिंग करता है कि किस तरीके से उसे एयरपोर्ट के कार्गो एरिया में जाना है। सबसे पहले वो 6 लोगों की टीम बनाता है। उन 6 लोगों में जो 2 लोग मेन थे, उनमें एक का नाम मिक्की मैक्यू था और दूसरे का नाम ब्रेन रॉबिन्सन था। ये दोनों मेन थे और बाकी के जो 4 लोग थे उनकी पहचान आज भी गुप्त है। और तीसरा वो व्यक्ति जो सिक्योरिटी गार्ड था, यानी एंथनी ब्लैक, जो एयरपोर्ट के कार्गो एरिया में पहले से मौजूद रहेगा। यह पूरा प्लान तय कर लिया जाता है और 26 नवंबर 1983 की सुबह 6:30 बजे ये 6 लोग एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं और एयरपोर्ट के उस कार्गो एरिया में बआसानी दाखिल हो जाते हैं। और इसके पीछे की वजह ये थी क्योंकि जो सिक्योरिटी का इंतज़ाम था वो उस एरिया में ज़्यादा था जहाँ से यात्री एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं। और जहाँ पर ये कार्गो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भेजे जाते हैं वहाँ पर भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे, लेकिन उनकी तादाद काफ़ी कम थी। यहाँ पर ये लोग पहुँचते हैं, उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर एंथनी ब्लैक पहले से खड़ा होता है। उसके पास जाने के बाद उस जगह की चाबी लेते हैं जहाँ से उन्हें अंदर जाना था। चाबी भी उन्हें मिल जाती है
और चाबी लेने के बाद वो अंदर दाखिल होते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं कि अंदर भी कई सिक्योरिटी गार्ड हथियार से लेस खड़े हुए। वो छिप छिपाकर उन सिक्योरिटी गार्ड्स के करीब जाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये वहाँ पर जाने से पहले अपने साथ पेट्रोल भी लेकर गए थे, यानी पेट्रोल का एक डब्बा अपने साथ वो लेकर जाते हैं। और जब वो उन सिक्योरिटी के करीब पहुँचते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स के, तो वो पेट्रोल उनके ऊपर छिड़कते हैं और एक व्यक्ति वहाँ पर माचिस की तीली लेकर खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि अगर कोई भी कुछ गलती करने की कोशिश करेगा तो वो इस माचिस की तीली को जलाकर उसके ऊपर फेंक देगा। ये सुनकर वो सारे सिक्योरिटी गार्ड्स डर जाते हैं। डरने के बाद वो डरे सहमे वहाँ पर एक कोने में बैठ जाते हैं। अब इन 6 लोगों में से एक व्यक्ति उनके पास जाता है और उस चीज़ की चाबी मांगता है और पासवर्ड, जहाँ पर ये 3 मिलियन पाउंड के कार्गो रखे हुए थे। वो सिक्योरिटी गार्ड चाबी भी दे देता है और वो पासवर्ड भी दे देता है। ये लोग पासवर्ड से उस लॉकर को खोलते हैं जहाँ पर कार्गो था, और जैसे ही वो लोग इस दरवाजे को खोलते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और इसके पीछे की वजह ये थी कि ये लोग सिर्फ 3 मिलियन पाउंड चुराने के लिए आए थे। लेकिन जैसे ही ये उस लॉकर को खोलते हैं तो देखते हैं कि अंदर गोल्ड की ईंट रखी हुई और उसकी तादाद लगभग 68,000 पीस, यानी 68,000 पीस में ये सोने की बिस्किट थी और साथ ही अनकट डायमंड वहाँ पर रखे हुए थे और करोड़ों में कैश रखे हुए थे। वो सारी चीज़ों को देखते हैं और देखते ही ये लोग हैरान हो जाते हैं। अब इनकी नीयत में लालच आ चुकी थी और वो ये प्लान करते हैं कि वो सिर्फ 3 मिलियन पाउंड ही नहीं चुराएंगे, बल्कि वो ये सारी चीज़ों को चुरा कर अपने साथ लेकर जाएंगे। लेकिन अब चुनौती उनके सामने ये थी कि आखिर वो इतना सारा सामान अपने साथ लेकर कैसे जाएंगे। तो वो ये देखते हैं कि इस गोडाउन के बाहर पहले से ट्रक खड़े हुए जो कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में मदद करते हैं। वो फौरन उस ड्राइवर को गन पॉइंट पर लेकर आते हैं। उसे अंदर लेकर आने के बाद वो सारे जो सोने की ईंट थी उसे उस ट्रक में लादते हैं और वो सारे ज्वेलरीज, कैश, सब कुछ रखने के बाद वो इस गोडाउन से बाहर जाते हैं। लेकिन बाहर जाने से पहले वहाँ पर मौजूद जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्हें ये धमकी देते हैं कि कोई भी होशियारी करने की कोशिश नहीं करेगा, हम लोग बाहर खड़े हैं। अगर कोई भी होशियारी करने की कोशिश करेगा तो हम लोग इस माचिस को जलाकर तुम लोगों को आग के हवाले कर देंगे। जिसके बाद लगभग 15 मिनट तक वो लोग डरे समय वहाँ पर खड़े रहते और इधर ये लोग वहाँ से फरार हो चुके थे। 15 मिनट तक जब कोई आवाज़ नहीं आती तो इनमें से एक व्यक्ति धीरे धीरे दरवाजे के करीब आता है और ये देखने की कोशिश करता है कि क्या ये लोग अभी भी यहाँ पर खड़े हुए। तो देखता है कि वो लोग यहाँ से फरार हो चुके, तो वो फौरन अलार्म बजाता है। अलार्म सुन के जो भी सिक्योरिटी के स्टाफ होते वो वहाँ पर भागते हुए आते, पुलिस की टीम आती और वो तमाम स्टाफ आते जिनके जिम्मे ये सारी निगरानी थी, और देखते ही वो चकरा जाते हैं। वो ये देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी सामान रखे हुए थे कीमती, वो सब कुछ गायब है। इधर अब इन सारे लोगों की खोजबीन शुरू हो जाती है। पुलिस की टीम तफ्तीश करना शुरू करती है। पुलिस की टीम एक एक चीज़ को बारीकी से देख रही थी और इसी बीच अभी ये लोग तफ्तीश में जुटे ही थे कि साउथ लंदन से पुलिस को एक कॉल आती है 2 दिन के बाद, यानी 26 नवंबर को ये चोरी को अंजाम दिया गया और 28 नवंबर को साउथ लंदन की एक महिला ने पुलिस को कॉल किया और कॉल कर कर ये बताया कि मेरे पड़ोस में एक घर से धुआं निकल रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। पुलिस की टीम उस जगह पर पहुंचती, लेकिन उस जगह पर पहुंचने के बाद पुलिस की टीम ये एक्सक्यूज़ देती कि असल में ये जो एरिया है वो उनके अंडर में नहीं आता है, इस वजह से वो अंदर नहीं जा सकते। ये एक्सक्यूज़ देते हुए वो पुलिस की टीम वहाँ से वापस चली जाती। लेकिन आखिर उस रूम में ऐसा हो क्या रहा था जिसकी वजह से वो महिला पुलिस को कॉल कर देती है। तो उसके पीछे की कहानी ये थी, 26 नवंबर को ये सारे लोग इन सोनों की ईंटों को चुरा कर अपने साथ ले गए और साथ लेने के बाद साउथ लंदन के एक एरिया में एक घर में ये लोग उस सोने को पिघलाने का काम करते हैं। इसके पीछे की वजह ये होती है कि असल में उस सोने के ऊपर एक लोगो लगा होता है और वो लोगो मैथ्यू बैंक का होता है। मैथ्यू बैंक का लोगो होने की वजह ये थी कि असल में वो सोना एक बैंक का था। जिस बैंक के जिम्मे ये सोना था वो इस सोने को एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भेजने के लिए एयरपोर्ट पर भेजी थी और ये सोना वहाँ से चोरी हो जाता है। जिसके बाद ये लोग उस लोगों को मिटाते हैं, क्योंकि अगर वो लोग लोगों को मिटाएंगे नहीं
तो वो इसे बेच नहीं सकते, इसे कोई ख़रीदेगा नहीं। और जहाँ भी हम लोग ये सोने को लेकर जाएंगे तो वो वहाँ से पकड़े जा सकते हैं। इधर ये लोग जो कैश था उनके पास, उन कैश से लंदन के अलग अलग एरिया में खूब आलीशान बंगला भी खरीद चुके थे। एक नहीं बल्कि कई बंगले ये लोग खरीद कर अपने पैसे को बचा चुके थे। इधर ये लोग सोना वहाँ पर पिघला रहे थे और इसी का धुआं उठ रहा था उस घर से, जिसके बाद वो महिला पुलिस को कॉल करती है, लेकिन पुलिस एरिया का एक्सक्यूज देते हुए उस घर में नहीं दाखिल होती और ये लोग वहाँ से सोने को पिघलाकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। जिसके बाद जिस स्पेशल टीम को ये इन्वेस्टिगेशन सौंपी गई थी वो इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। और इसी बीच उसका शुरू से एक कहना था, वो ये कि ये चोरी किसी अंदर वाले की भेद के बगैर नहीं हो सकती, यानी इस चोरी में कोई अंदर वाला भी शामिल है। पुलिस उसकी तलाश में जुट जाती है और उसके बाद तमाम सिक्योरिटी गार्ड से बात करने के बाद उन्हें एंथनी ब्लैक के ऊपर शक होता है। इस शक के बाद वो उसे अलग लेकर जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। पूछताछ के बाद एंथनी ब्लैक ने 2 लोगों का नाम लिया और ये वही 2 लोग थे। इनमें से एक मिक्की मैक्यू और दूसरा ब्रायन रॉबिन्सन। ये 2 लोगों की पहचान एंथनी ब्लैक करता है, जिसके बाद पुलिस की टीम इन्हें गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इनसे पूछताछ करती है, लेकिन ये लोग उस खजाने के बारे में, उस सोने के बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं बताते। और साथ ही ये भी कि बाकी के 4 लोग वो कौन थे जो इनके साथ थे, उनका भी पता ये लोग नहीं बताते हैं। जिसके बाद पुलिस काफ़ी परेशान होती है और उसे उस घर के बारे में पता चलता है जहाँ से ये लोग सोने को पिघला रहे थे। वो वहाँ पर जाती है। वहाँ जाने के बाद वो देखते हैं कि कुछ सोने की ईंटें अभी भी वहाँ पर मौजूद थी, यानी इतनी ज़्यादा तादाद थी इसकी। और उसके बाद पुलिस की टीम वहाँ से कुछ सबूत इकट्ठा करती है, लेकिन अब तक उस टीम को बाकी के 4 लोगों के बारे में भी कुछ नहीं पता चलता और वो जो सोना था उसके बारे में भी कुछ भी नहीं पता चलता। यानी इतने ज़्यादा सोने की खपत आखिर कहाँ हुई, इसमें पुलिस को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। असल में ये लोग उस सोने को उस घर में लेकर जाते हैं, वहाँ पर पिघलाते हैं, अपने साथ कुछ अंडरवर्ल्ड के लोगों को शामिल करते हैं और उसके बाद सिर्फ लंदन में ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में इस सोने की स्मगलिंग करते हैं और इस सोने की खपत करते हैं। जिसमें उस वक्त ये कहा जा रहा था कि 1983 के बाद जितने लोग भी सोना पहनकर यानी गोल्ड की कोई ज्वेलरीज पहने होते तो ये कहा जाता कि ये सोना उसी सोने का हिस्सा है जो सोना एयरपोर्ट से गायब हुआ था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर इस सोने की कीमत और इस सोने की क्वांटिटी कितनी रही होगी। उसके बाद पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार करती है, अदालत से इन्हें सज़ा दी जाती है। इनमें से एक व्यक्ति को 25 साल की सज़ा दी जाती है जो इसका सरगना था, दूसरा जो इसका साथी था उसे 15 साल की सज़ा दी जाती है और तीसरा जो व्यक्ति था एंथनी ब्लैक उसे 6 साल की सज़ा दी जाती है। 6 साल की सज़ा, 15 साल, 25 साल, ये इन लोगों को सज़ा देने के बाद 2000 तक ये सारे लोग जेल से बाहर आ जाते हैं और अब भी उन चारों लोगों का कोई पता नहीं कि आखिर वो 4 लोग कौन थे और कहाँ। और ये तीनों लोग जेल से रिहा हो चुके हैं। अब इनकी ज़िंदगी ऐशो आराम से गुजर रही। साथ ही ये कुछ सोना इनके साथ तो बरामद किया गया था, लेकिन अब भी 90% जो कीमत थी वो अभी भी गायब है। और इसमें जो वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की जो ऑफिशियल टीम थी, उन्होंने जो इनाम रखा था वो इनाम इंडियन रुपीज़ में जो कन्वर्ट होता है उसकी कीमत 225 करोड़ रुपए होती है। ज़रा आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि आखिर वो चोरी कितनी बड़ी चोरी थी कि सिर्फ उन चोरों की पहचान बताने वालों को इंडियन रुपीज़ में 225 करोड़ रुपए इनाम में दिए जाएंगे। एक ऐसी चोरी जिसके बाद जिस बैंक का वो सोना था वो बैंक कोलैप्स कर गया, लेकिन उसके साथ ही एक और चीज़ कोलैप्स कर जाती है, वो होती है इंश्योरेंस कंपनी। असल में बैंक का कुछ नहीं गया था, बैंक उन सारी चीज़ों का, सोना, अनकट हीरा, कुछ कैश, सारी चीज़ों का इंश्योरेंस करवा के रखा था। लेकिन जिस कंपनी ने इस बैंक का इंश्योरेंस किया था वो कंपनी कोलैप्स कर जाती है पहले, और कुछ दिन के बाद, कुछ वक्त के बाद ये बैंक भी कोलैप्स कर जाता है। लेकिन बैंक कोलैप्स करने में सिर्फ ये चोरी ही नहीं थी बल्कि और कई वजह थी जिसकी वजह से वो बैंक कोलैप्स कर गया था। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।